हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर, बायो टीचर्स। हम लोग पिछली क्लास में जो है बेसिक ऑफ बायोलॉजी का कुछ पोर्शन देख रखे थे। आज उसके आगे देखेंगे। इस बेसिक ऑफ बायोलॉजी में हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, इसके अंदर देखे हुए थे, बेसिक में स्टार्टिंग किए थे। ये पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर चल रहा है इसका, जिसमें हम लोग देखे थे कि साइंस क्या होता है, साइंस के कौन कौन से ब्रांच है, बायो क्या होता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में देख रखे हैं, इसको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब एक पिछले देख लीजिएगा, उसमें हम लोग उसके आगे अब बढ़ेंगे। आज से क्लास में देखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बेसिक है, ये भी बेसिक में देखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब देखा जाए बायो के मेन कितने ब्रांच है, तो बायो में शुरुआत में देखा जाए तो केवल एनिमल्स के बारे में ही पढ़ा जाता था। बाद में जो है इसका दो ब्रांच बनाया गया, एक जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे यानी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायो के मेन दो ब्रांच है। बायो के मेन ब्रांच कितना है? दो। एक है जूलॉजी और दूसरा कौन है? बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और देखा जाए तो प्लांट्स के बारे में यदि पढ़ते तो वो कौन सा ब्रांच कहलाएगा? बॉटनी। यानी बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इतने लाइन समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा, एक में ये भी देख लेते हैं, एरिस्टोटल जी को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी नहीं, सिर्फ जूलॉजी नहीं है, बायोलॉजी के फादर इन्हीं को कहा गया है और जूलॉजी के फादर भी इन्हीं को कहा गया। और बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी के फादर किनको कहा गया है? थियोफ्रास्टर जी को कहा गया है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए। अब इसके आगे आते हैं। क्या बायो के अंदर में यही दो ब्रांच है? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर इस जूलॉजी और बॉटनी के अलावा और बहुत सारे ब्रांच है, जिसके बारे में हम पूरे ब्रांच तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ब्रांच के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखते हैं इसका बेसिक कुछ और ब्रांच सब, जिसमें देखा जाए एक ब्रांच का सबसे पहला ब्रांच देखते हैं। इसमें जूलॉजी बॉटनी के अलावा जो ब्रांच की बात करेंगे तो पहला ब्रांच है टैक्सोनॉमी। अब देखा जाए इस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या सब जानते हैं, तो इस ब्रांच के अंदर देखेंगे तो हम लोग स्पीशीज का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। यानी इसमें स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है और साथ में उसका नाम भी रखा जाता है। ये सब हम इसी ब्रांच में देखेंगे। देखा जाए तो IUCN के हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड में कितने स्पीशीज है, उनका मानना है कि टोटल जो है 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से 1.5 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज जिसका नाम रखा गया है, यानी उसकी पहचान है, उसका नोमेनक्लेचर किया गया है। यानी अभी बहुत सारे स्पीशीज है जो अभी क्या है, अननोन है। तो इस ब्रांच में हम लोग जनरली देखेंगे स्पीशीज के नोमेनक्लेचर सब के बारे में देखेंगे। और एक चीज और देखा जाए, इस टेक्सोनॉमी ब्रांच का खोज किनके द्वारा किया गया है, तो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया है। ये देख लो फिगर में, ये लुईस पास्चर जी हैं। अब अगला आते हैं, हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ ब्रांच का नाम देख रहे हैं। अब एक दूसरा ब्रांच की बात करेंगे, अदर ब्रांच की बात करेंगे। दूसरा ब्रांच देखा जाए तो क्या है? जेनेटिक्स। ये बायो का एक अदर ब्रांच है और ये बहुत ही इंपोर्टेंट ब्रांच भी है। हम हर एक ब्रांच के अंदर में कुछ ना कुछ नया जानते हैं, नया पढ़ते हैं, सीखते हैं। इस ब्रांच में देखा जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? इसमें जनरली दो चीज पढ़ेंगे। पहला तो हेरेडिटी और दूसरा वेरिएशन। ये दो चीज के बारे में हम इस ब्रांच के अंदर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हेरेडिटी क्या होता है और वेरिएशंस क्या होता है। हेरेडिटी किसको कहा जाता है? तो हेरेडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। अभी क्या समझ में आया कि नहीं? दोबारा देखते इसको, समझते क्या है कैरेक्टर का। इसका मतलब जैसे कि एक बच्चे की बात करते हैं, एक बच्चे में उसके अंदर जो है पेरेंट्स का गुण देखने को मिलता है। यानी कि इस बच्चे के अंदर देखा जाए तो हो सकता है उसका जो स्किन का कलर है वो मदर से मैच कर रहा हो, आई का कलर फादर से मैच कर रहा हो, नाक का शेप डिजाइन पेरेंट्स से किसी से भी मैच, यानी कि बच्चे के अंदर जो फीचर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उसके पेरेंट्स से आ रहा है। तो कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? हेरेडिटी कहलाता है। ये समझ में आया? अब आते हैं वेरिएशन। ये क्या होता है? तो देखा जाए यहाँ जितने भी ह्यूमंस है, क्या सबका शकल सूरत एक जैसा है? क्या
सब में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। ये जो चेंज देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो ये चैप्टर में देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर जाता है, लोगों में कैसे वेरिएशंस आता है, ये सब की बात कहाँ पढ़ने को मिलेगा, जेनेटिक्स के अंदर में। और सब आप लोग जो है इस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े भी है। मेंडल साहब के बारे में तो सबको पता होगा, जो पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे। और सबसे पहले जो है जो जेनेटिक्स का जो खोज है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसलिए जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है, जो मटर के पौधे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। और एक और चीज देखेंगे, जीन की बात करते हैं। ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, इसको ले जाने वाला कौन है, तो वो जीन है। यानी इस चैप्टर में हम लोग डीएनए, जीन सबके बारे में, क्रोमोसोम्स, इस सब के बारे में इस चैप्टर में डील करेंगे। तो अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल तो नहीं जा रहा है, तो सिर्फ ब्रांच का देख लिया। अभी सेकेंड ब्रांच क्या देखा है, जेनेटिक्स। और इसके अलावा देखते हैं अदर ब्रांच की बात करेंगे तो और ब्रांच, अभी एक और ब्रांच है इवोल्यूशन। देखा जाए इस ब्रांच में देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसमें डायग्राम से नजर आ रहा होगा इसमें कि देखा जाए इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन से क्या हो रहा है, ह्यूमन हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे धीरे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। इस चैप्टर में देखा जाए तो इस अर्थ पे लाइफ कैसे बना है, इससे पहले अर्थ कैसे बना, फिर लाइफ कैसे आया, इतनी डाइवर्सिटी कैसे आया, ये पूरी चीज हम कहाँ देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, एवोल्यूशन के अंदर देखेंगे। इसमें देखना है हमको ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैसे स्पीसीज बना है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये तो अलग चीज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इस सब को छोड़ देंगे। अभी सिर्फ देखना हमको कि भाई स्पीसीज कैसे बना इस पूरे अर्थ के ऊपर में, अर्थ कैसे बना, स्पीसीज कैसे बना, फिर लाइफ कैसे आया, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और एक और चीज देखना है, फादर ऑफ इवोल्यूशन किनको कहा गया है, तो वो कहा गया चार्ल्स डार्विन को कहा गया। ठीक है, ठीक है। अब इसका अगला देखेंगे, इसका अगला स्लाइड देखते हैं। अब ये क्या है, ये भी देखा जाए तो बायो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसका नाम क्या है, इकोलॉजी। इस इकोलॉजी ब्रांच के अंदर देखेंगे ना हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, जनरली इस इकोलॉजी ब्रांच के अंदर देखेंगे तो हम लोग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, इंट्रैक्शन। जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में देखा जाए तो क्या है, नेचर से, यानी कि आपका जो सराउंडिंग है उसके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। उसके साथ साथ और किसके साथ इंट्रैक्शन होता है, तो जो हमारे अगल बगल में जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबके साथ इंट्रैक्शन होता है। अच्छा, इंट्रैक्शन वर्ड क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले हम इस इंट्रैक्शन वर्ड को ही समझते हैं, ये क्या चीज है। जैसे देखा जाए कि हम यदि कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हमारा एक्टिविटी के कारण डायरेक्ट असर कहाँ देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट के ऊपर। हम कुछ जैसे कि कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, या कुछ प्लास्टिक जलाते हैं, इससे क्या होता है, ये जो गैस है वो इन्वायरमेंट में जाता है और नेचर, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसका मतलब हमारे एक्टिविटी के कारण इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, यदि इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा तो उसका असर कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमारा और इन्वायरमेंट का एक इंटरेक्शन है, तब तो हम कुछ करते हैं तो इफेक्ट वहां देखने को मिलता है, और वहां कुछ गड़बड़ होगा तो इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। तो हम इस चैप्टर में अपने सराउंडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। इन स्टडी अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग, यानी कि हमारा इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ कैसा होता है, इसके बारे में देखेंगे इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे ब्रांच, तो इसके अलावा और भी ब्रांच है, टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे ब्रांच होगा। हम लोग कुछ ब्रांच जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज केवल हम 2-3 ब्रांच के बारे में ही बताए हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।